नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम हिंदी कंपलसरी का जो आपका पेपर रहेगा खंड ब, तो खंड ब के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो है वो देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। खंड ब में आपके प्रश्न संख्या 4 से जो प्रश्न शुरू होंगे उसमें आपको इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो अपन कर रहे हैं मॉडल पेपर्स, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में जो परीक्षा में जो पेपर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल पेपर्स हैं उसका अभ्यास कर रहे हैं। बार बार हमने अलग अलग सब्जेक्ट के कर रहे हैं, जैसे जियोग्राफी के करते हैं, हिस्ट्री के करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के करते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम आज का जो हमारा पेपर रहने वाला है यह हिंदी का पेपर। तो हिंदी में देखिए चौथा प्रश्न आपका लिखा हुआ है इस तरीके से कि टेलीविज़न से जुड़ी विशेषताएं और कमियां बताइए। हमने देखा कि जो संचार के जो माध्यम होते हैं है ना, लेखन के जो माध्यम होते हैं, तो लेखन के 4 माध्यम है, उसमें एक माध्यम है टेलीविज़न। ठीक है, 4 माध्यम होते हैं जिसमें पहला होता है समाचार पत्र जिसे अपन प्रिंट मीडिया कहते हैं, दूसरा टेलीविज़न है, तीसरा रेडियो है और चौथा है इंटरनेट। तो इसमें जो टेलीविज़न है तो टेलीविज़न से जुड़ी विशेषताएं और कमियां लिखिए। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, अभी भी टाइम है एग्जाम में। अगर आपने पहले नहीं पढ़ पाए हैं या अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं हुई तो अब भी हो जाएगी, और जिनकी तैयारी हुई है उनका बढ़िया सा रिविजन हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि टेलीविज़न से जुड़ी विशेषताएं और कमियां बताइए। देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्योंकि जितने भी माध्यम है प्रत्येक माध्यम की कुछ कमियां होती हैं और कुछ विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे टेलीविज़न माध्यम की विशेषताएं। ये पहला ये लिखना है कि ये श्रव्य और दृश्य माध्यम है। दृश्य का मतलब होता है इसमें चित्र भी हमें दिखाई देते हैं। टीवी पर जब समाचार प्रसारित होते हैं या कोई भी कार्यक्रम जब प्रसारित होता है तो हमें उसका दृश्य भी दिखाई देता है और साथ ही साथ वहाँ से हमें सुनने को भी मिलता है। तो ये दृश्य और श्रव्य माध्यम है। दूसरी बात इसमें यह है इसकी विशेषता कि उल्टा पिरामिड शैली में इसमें समाचारों का प्रकाशन होता है। उल्टा पिरामिड शैली हमने देखा कि जो समाचार लिखने की जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है, जिसके 3 भाग होते हैं। एक होता है इंट्रो जिसे हिंदी में मुखड़ा कहते हैं, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है उसका समापन। तो इसमें भी उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों का प्रकाशन होता है और अनपढ़ भी देखकर और सुनकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो विशेषता है कि अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ भी है तो वो भी चित्र देख करके और जो कानों से सुनेगा आवाज़, उस आवाज़ को सुन करके जो भी कहा जा रहा है उसको समझ सकता है। और इसकी कमियां क्या क्या हैं ये अपन देखेंगे। तो कमियों में ये लिखना है कि किसी की छवि को बिगाड़ सकता है, मामूली घटना को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है और सत्यता के प्रमाण का नितांत अभाव इसमें रहता है। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। दूसरा हमारा अगला 5वां प्रश्न है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं और इन माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। तो हमने देखेंगे इसमें, मैंने आपको जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा कि जनसंचार के 4 माध्यम होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे और इन माध्यमों में समाचारों का लेखन और उसको प्रस्तुत करने का जो तरीका है उसको भी देखेंगे, इन अंतर क्या है विभिन्न माध्यमों में। तो आप लिखेंगे कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं प्रिंट मीडिया, टीवी यानी टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट। ठीक है, तो ये 4 माध्यम है जनसंचार के। अब यहाँ से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ जितना अभ्यास करो उतना कम है। आप अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है। तो प्रिंट मीडिया जो है ये जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। ठीक है, और सबसे लोकप्रिय माध्यम जो है वो इंटरनेट है। सबसे नवीनतम भी इंटरनेट है और सबसे लोकप्रिय माध्यम भी इंटरनेट है। तो ये 4 तो हो गए माध्यम। इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली और प्रस्तुति में अंतर है। अब जैसे बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, अखबार की, तो अखबार पढ़ने के लिए होता है, रेडियो सुनने के लिए होता है क्योंकि उससे हम सुन करके ही जानकारी प्राप्त करते हैं किसी भी चीज़ की, समाचारों की, और टेलीविज़न देखने के लिए होता है, साथ ही साथ इस पर हम सुन भी सकते हैं, और अंत में आता है इंटरनेट। तो इंटरनेट पर हम तीनों काम कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, इसे सुन सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं। तीनों की सुविधा इंटरनेट पर उपलब्ध रहती है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 6ठा प्रश्न है, दूरदर्शन और अपसंस्कृति पर एक फीचर तैयार कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अपने अनेक अकल्पनीय लाभों के साथ ही दूरदर्शन हमारी सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और मूल्यों को कुप्रभावित कर रहा है। इसके कई सारे लाभ हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे लिए केवल नकारात्मक परिणाम ही लेकर के आया है, केवल हमारे लिए नुकसान ही नुकसान, ऐसा नहीं है। अकल्पनीय लाभों के साथ ही
ये हमारी संस्कृति को, हमारी सामाजिक व्यवस्था को जो है वो एक प्रकार से क्या कर रहा है, कुप्रभावित कर रहा है। दूरदर्शन पर आरोप है कि उसने पश्चिमी अपसंस्कृति का प्रचार किया है, युवा वर्ग को स्वच्छंद, संस्कारहीन, अपनी संस्कृति का तिरस्कार करने वाला बनाया है। दूरदर्शन आम आदमी के सामने टोने टोटके भविष्यवाणी के प्रदर्शन द्वारा अंधविश्वास बढ़ा रहा है। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वह अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। तो देखिए आप अपने हिसाब से इस पर जो है वो फीचर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 7वां। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, विपरीत से लगते इन कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता है आत्मपरिचय। वहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। उसी कविता में आगे वो एक पंक्ति कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो एक तरफ तो कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिर रहा हूँ, और फिर वो कहते हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो ये दोहरी बातें आप क्यों कर रहे हैं? तो ये विपरीत लगने वाले अर्थों का कथनों का अर्थ क्या है, ये स्पष्ट करना है। तो आप लिखेंगे कि पहले कथन का आशय है संसार में रह करके सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना। मतलब आप समाज में रह रहे हैं, तो समाज में रह करके समाज के प्रति अपने जो उत्तरदायित्व हैं, अपने जो दायित्व हैं उसकी पूर्ति करना, अपने रिश्ते नातों को निभाना। सामाजिक उत्तरदायित्व को कवि ने जग जीवन का भार बताया है। बात करते हैं दूसरे कथन की कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो यहां पर दूसरे कथन का अर्थ है कि संसार में प्रचलित और मान्य विचारों, परंपराओं आदि का चलना। कवि अपने सामाजिक दायित्वों को तो निभाता है, परंतु संसार की परिपाटी पर नहीं चलता। वो अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहा है, वो अपने हिसाब से अपने रिश्ते नाते निभा रहा है, वो अपने हिसाब से अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति कर रहा है। लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे कवि का कोई मतलब नहीं है। मैं कभी न जगह का ध्यान किया करता हूं, मतलब मैं अपने काम से काम रखता हूं। लोग इस बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उसका मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छी तरह से समझिएगा, बाकी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आपको आता भी है तो एक कथन को पढ़ के अगर दूसरा उसका विपरीत रहा तो दूसरे को भी भूल जाएंगे, पहले को भी भूल जाएंगे, दूसरा अगर इस तरीके से सोचोगे तो एक एक का अर्थ सोचिए और जैसा आपको आता है वैसा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां। काली सिल और स्लेट का उपमान देकर कवि क्या बताना चाहता है? तो प्रश्न 8 का उत्तर आप लिखेंगे कि भोर के काले नीले आकाश पर सूर्य की लाल किरणें पड़ने से पूर्व जो प्राकृतिक शोभा दिखाई देती है, उसकी अतीव सुंदरता बताने के लिए कवि ने इस तरह का उपमान दिया है। मतलब सूर्योदय होने से पहले, सूर्य की लाल किरणें आसमान पर पड़ने से पहले आकाश में जो दृश्य दिखाई देता है, कवि एक प्रकार से कल्पना कर रहा था, तो वो शोभा जो दिखाई दे रही थी उसकी बड़ी ही सुंदरता के साथ कवि यहाँ पर जो है उसका उल्लेख कर रहा है, और अर्थात कवि इससे भोर की प्राकृतिक सुंदरता बताना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? तो यहां पर आप देखेंगे कि इंद्र सेना के इस खेल गीत में इस आशय से ऐसा कहा गया है कि वर्षा न होने से घरों के बर्तन सूख कर फूट गए हैं और खेती भी सूखी जा रही है। आगे क्या लिखना है कि कृषि की रीढ़ बैल होते हैं, क्योंकि खेती अब आजकल तो मशीन आ गए सारे, है ना, यंत्र आ गए, ट्रैक्टर आ गए, बाकी कई प्रकार के उपकरण आ गए, तो खेती बाड़ी उनसे होने लगी। लेकिन प्राचीन काल में उस समय तो सारा काम खेती का जो है वो बैलों के द्वारा ही किया जाता था। तो वे भी प्यास के कारण मरे जा रहे हैं और खेती नष्ट होने का खतरा बढ़ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो 10वें प्रश्न से आगे वाले जो प्रश्न है उसको लेकर के हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, क्योंकि रोजाना शाम को 8 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जहाँ पर हम करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से। अलग अलग दिन में हम अलग अलग सब्जेक्ट करते हैं, जैसे कभी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश आदि। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो शाम को 8 बजे की लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। और ये पूरा कोर्स अगर एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं, आप मॉडल पेपर्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए, जहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, आपको सभी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वहां पर सभी नोट्स मिलेंगे, आपको सारी कुछ सुविधाएं आपको वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।